Hello everyone, welcome to AduTab. So today we'll be discussing the topic hypothecation and this is a part of your Jaffrey online classes जहाँ पे हम हर Monday to Saturday आपके साथ अलग अलग कंपोनेंट्स के अलग अलग टॉपिक्स डिस्कस करते हैं और हर वीडियो के एंड में 3 से 4 MCQs करते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड. सो टुडे विल बी डिस्कसिंग द टॉपिक हाइपोथिकेशन. तो हाइपोथिकेशन का जो डेफिनेशन है वो सरफेसी एक्ट में दिया गया है. तो इसमें क्या होता है कि इट मीन्स अ चार्ज इन और अपॉन एनी मूवेबल प्रॉपर्टी एग्जिस्टिंग और फ्यूचर क्रिएटेड बाय अ बोरोअर इन फेवर ऑफ अ सिक्योर्ड क्रेडिटर विदाउट डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी to such creditor as a security for financial assistance and includes floating charge and crystallization of such charge into fixed charge on movable property. तो काफी टेक्निकल डेफिनेशन है जो सरफेसी एक्ट ने दिया है, लेकिन इसमें सीधा सा मतलब क्या है. मान लो मुझे एक गाड़ी खरीदनी है या कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी खरीदनी है और उसके लिए मुझे लोन चाहिए. तो मैं क्या करूंगी, मुझे मान लो ये कार लेनी है, मैं बैंक के पास गई कि मुझे कार लेनी है ये वाली और ये कार मुझे पड़ेगी 12 लाख की. ठीक है, तो आप मेरे को लोन दे दो, मुझे 5 लाख का लोन चाहिए. अब बैंक कहेगा कि ठीक है मैं तुम्हें 5 लाख का लोन दे दूंगा, लेकिन जो तुम ये कार खरीदने वाले हो, ठीक है, जो तुम ये कार खरीदने वाले हो एग्जिस्टिंग और फ्यूचर, क्योंकि फ्यूचर में कार आएगी, तो ये जो कार है इस पे चार्ज क्रिएट करो. बैंक चार्ज क्रिएट कर लेगा ताकि कल अगर मैं ये 5 लाख के लोन की किस्तें नहीं चुका पाऊंगी तो बैंक क्या करेगा, बैंक मेरी गाड़ी ले जाएगा और उसे बेच के पैसे पूरे कर लेगा. लेकिन यहाँ पे बेसिक चीज क्या इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो जिस पे ये चार्ज क्रिएट किया जाता है, हाइपोथिकेशन होता है, वो प्रॉपर्टी हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी होती है और उसका पोजेशन जो है वो बोरोवर के पास रहता है. अगर मैंने गाड़ी के लिए लोन लिया है तो गाड़ी मेरे पास रहेगी, ठीक है, और गाड़ी एक मूवेबल प्रॉपर्टी है और पोजेशन मेरे पास है, लेकिन उसके अगेंस्ट मुझे लोन मिला है. अगर कल मैं ये किस्तें नहीं चुका पाती हूँ तो बैंक पहले कोर्ट का ऑर्डर लेके इसकी पोजेशन ले लेगा मेरे पास से और फिर उसे बेच के पैसे पूरे कर लेगा. तो ये आपका हाइपोथिकेशन होता है. तो वैसे तो लॉ परमिट करता है हाइपोथिकेशन ऑफ एसेट्स, किसको प्रोवाइड करता है ये फैसिलिटी, सोल प्रोप्राइटर, इंडिविजुअल, पार्टनरशिप या फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी, कोई भी ये यूज कर सकता है. लेकिन नॉर्मली बैंक्स जो है ये रिस्पेक्टेबल कस्टमर्स को, जो उनके लॉयल कस्टमर्स हैं उन्हीं को देता है जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, बिकॉज यहाँ पे प्रॉपर्टी का पोजेशन किसके पास रहेगा, उस बोरोअर के पास ही. तो हमें पता है कि जो घपला नहीं करेगा इंसान, जिसकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है, उसे ही ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है हाइपोथिकेशन की. हाइपोथिकेशन ऐसे इंस्टांसेस में रखा जाता है जहां पे उनकी फॉर्म वगैरह चेंज होती रहती है. जैसे कि मान लो वर्क इन प्रोग्रेस है, कोई रॉ मटेरियल पे मैंने हाइपोथिकेशन करवा लिया, रॉ मटेरियल फिर वर्क इन प्रोग्रेस बनेगा, वर्क इन प्रोग्रेस से वो फिर फाइनल गुड्स बनेगा. तो उनको तो हाइपोथिकेट कर सकते हैं ना. अगर वो सामान बैंक के पास पड़ा है स्टॉक, तो फिर वो तो मूव ही नहीं करेगा बिल्कुल भी. मेरे पास जो स्टॉक पड़ा है, मेरा माल पड़ा है जो फैक्ट्री में, उस माल पे हाइपोथिकेशन हो जाएगा. अब वो हम मेरे 5 लाख के माल पे हाइपोथिकेशन हो रखा है, अब ये मूविंग है, ये माल जाएगा नया आता जाएगा. ठीक है, तो जो भी उस टाइम पे जब हाइपोथिकेशन के अंडर जो सिक्योरिटी है, ठीक है, जब मैं किस्तें नहीं पूरी करेंगे उस टाइम जो 5 लाख का माल पड़ा होगा वो बैंक उठा लेगा, क्योंकि मूविंग चीज है तो इस पे हाइपोथिकेशन होती है. और ऐसी चीजें जिन्हें कांस्टेंट हैंडलिंग चाहिए फैक्ट्री के अंदर, उन पे भी हाइपोथिकेशन होता है. जहां पे शॉप में रखना ज्यादा कन्वीनियंट है रादर कि बैंक उसको अपने पास कॉन्फिस्केट करके रखे, वहां पे हाइपोथिकेशन यूज होता है. ठीक है, मैंने बैंक को बोल दिया कि मुझे मेरी साइकिल फैक्ट्री के लिए हाइपोथिकेशन के अगेंस्ट मैं लोन ले रहा हूँ. मैंने हाइपोथिकेट क्या किया, क्या गिरवी रख रही हूँ मैं अपना, जो मेरा साइकिल्स का माल है, कि अगर मैंने कल नहीं किस्तें पूरी कर तुम मेरे साइकिल उठा के ले जाना. अभी साइकिल तो मूविंग चीज है ना. आज नए बिक रहे हैं, ये वाले बिक गए, नए आ गए, फिर ये बिक गए, फिर नए और बन के आ गए फैक्ट्री से. तो अब ये अगर बैंक के पास पड़े रहेंगे तो मूव कैसे करेंगे, तो ऐसी चीजों पे हाइपोथिकेशन ही रहता है. ठीक है, अगर जो बोरोअर है जिसने पैसा लिया है इस हाइपोथिकेशन ऑफ एसेट्स को यूज करके, अगर वो एक कंपनी है, अंडर द कंपनीज एक्ट वो रजिस्टर्ड है, तो जो भी हाइपोथिकेशन वाला चार्ज क्रिएट किया गया है वो भी विद इन 30 days रजिस्टर करवाना पड़ता है. और बैंक को ये भी करना चाहिए जहां पे स्टॉक या माल के अगेंस्ट आपने हाइपोथिकेशन की फैसिलिटी देके लोन दिया है बैंक ने, तो वहां पे उन्हें स्टेटमेंट ऑफ स्टॉक्स जो है वो पीरियोडिकली मंगवाते रहना चाहिए.
कि जो टाइटल ऑफ गुड्स है वो क्लियर है बिल्कुल ही, और एक डीड ऑफ हाइपोथिकेशन साइन होती है, ठीक है। तो बैंकर्स मस्ट ऑब्टेन अ लेटर ऑफ हाइपोथिकेशन जिसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस दिए होते हैं। अब हाइपोथिकेशन के कुछ नुकसान भी आ जाते हैं, जैसे कि बैंक जो कि क्रेडिटर है उसका कोई कंट्रोल नहीं है गुड्स के ऊपर। अब मैंने तुम्हें बोल दिया बैंक को कि ठीक है मेरे जो साइकिल हैं उन पे तुम्हारा हक है अगर मैंने पेमेंट नहीं किया। हो सकता है कि मैंने सारे अच्छे वाले साइकिल बेच दी हूँ, जो ना बिकते हों, जिनमें कोई डिफेक्ट है वो मैंने रखे हुए हैं कि अगर बैंक आएगा तो ये बेकार वाला साइकिल दे दूंगी। फ्रॉड भी हो सकता है। हो सकता है मैंने स्लो मूविंग ऑब्सोलीट स्टॉक है जो बिकता ही नहीं है वो रखा हुआ है। और हो सकता है उसी सेम माल को मैंने 2-3 जगह हाइपोथिकेट किया हो, बैंक को ना पता लगे। गाड़ी वगैरह में क्या होता है, गाड़ी में पता लग जाता है आजकल सारी डॉक्यूमेंटेशन से कि क्या इसके अगेंस्ट लोन है, नहीं है, इंश्योरेंस कितना है। अब जो माल पड़ा है फैक्ट्री में उसमें ये सब नहीं पता लग पाता, तो कई बार टाइटल टू गुड्स क्लियर नहीं होता है। और हो सकता है बैंक कल साइकिल उठा के ले जाए। अब ये उनको बैंक की कोई एक्सपर्टीज थोड़े ना साइकिल बेचने की, उनको नीलाम करना, उनकी रियलाइजेशन, इट्स अ वेरी कॉस्टली अफेयर, ठीक है। और जहां पे कंपनी ने हाइपोथिकेशन करवा के अपनी कंपनी की एसेट्स के अगेंस्ट लोन लिया होता है, अगर वो कंपनी कल लिक्विडेट हो जाती है तो पिछले 12 महीने के अंदर अंदर जो भी चार्ज क्रिएटेड होता है ना, काफी सारे केसेस में उन्हें नलिफाई कर दिया जाता है। मान लो मैंने जून के अंदर, मेरा बैंक मेरी कंपनी है, मैंने जून के अंदर एक बैंक से लोन ले लिया और एसेट्स गिरवी रख दी कंपनी की, ठीक है, हाइपोथिकेशन यूज कर लिया यहाँ पे। लेकिन दिसंबर में मेरी कंपनी लिक्विडेट हो जाती है, तो पिछले दिसंबर तक, पिछले 1 साल के अंदर जितने भी चार्ज क्रिएट किए गए हैं मेरी कंपनी की एसेट्स के अंदर वो काफी बार इनवैलिड हो जाते हैं। तो ये तो 6 महीने पुरानी बात है, तो ये इनवैलिड हो जाएगा, बैंक का नुकसान हो जाएगा। तो इस तरीके से ड्रॉबैक्स भी रहते हैं हाइपोथिकेशन के। अब कई बार हमें ना डिफरेंस नहीं समझ आता है प्लेज, हाइपोथिकेशन, मॉर्टगेज का। प्लेज और हाइपोथिकेशन दोनों ही मूवेबल प्रॉपर्टी के होते हैं, लेकिन प्लेज में जो पोजेशन है वो लेंडर के पास होती है, यानी कि बैंक के पास। हाइपोथिकेशन में जो बोरोवर है उसके पास पोजेशन रहती है। मॉर्टगेज होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, जैसे कि घर, लैंड, बिल्डिंग। और जो प्रॉपर्टी है वो तो ऑब्वियसली बोरोवर के पास है, बोरोवर ही उस घर में रह रहा होता है। तो प्लेज के अंदर बेलमेंट ऑफ गुड्स होता है, बैंक के पास रहेगा सामान, यहाँ पे पर्सन जिसने बोरो किया है उसके पास सामान रहता है। मॉर्टगेज में भी उस प्रॉपर्टी को वही यूज करता है जिसने लोन लिया है। तो यहाँ पे पार्टीज हैं प्लेजर और प्लेजी, हाइपोथिकेटर हाइपोथिकेटी, मॉर्टगेजर मॉर्टगेजी। तो प्लेज में अगर मान लो कल मैंने सामान वो इंटरेस्ट नहीं पे किया, तो सामान तो ऑलरेडी बैंक के पास है, तो उसे एसेट को बेच के बैंक अपने पैसे रिकवर कर सकता है। लेकिन हाइपोथिकेशन और मॉर्टगेज में तो सामान बोरोवर के पास ही होता है, तो इस केस में उन्हें पहले उसका पोजेशन लेने के लिए सूट फाइल करना पड़ता है कोर्ट में, और फिर पोजेशन लेके वो उसे डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। प्लेज की डेफिनेशन दी गई है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, हाइपोथिकेशन की सरफेसी एक्ट में, और मॉर्टगेज की ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। तो याद रखना है, प्लेज में मूवेबल लेकिन बैंक के पास सामान, हाइपोथिकेशन मूवेबल लेकिन बोरोवर के पास सामान, मॉर्टगेज इमूवेबल प्रॉपर्टी और यूज कौन कर रहा है, बोरोवर ही यूज कर रहा है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। द लॉ परमिट्स हाइपोथिकेशन ऑफ एसेट्स एज अ सिक्योरिटी बाय, किस किस को हाइपोथिकेशन ऑफ एसेट्स अलाउड है, सोल प्रोप्राइटर, इंडिविजुअल, पार्टनरशिप या जॉइंट स्टॉक कंपनी, या फिर सबको। तो ये सबको ही अलाउड है हाइपोथिकेशन करना। उसके बाद है डैश रेफर्स टू अ चार्ज क्रिएटेड ऑन अ मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी है तो या तो प्लेज हो सकता है या फिर हाइपोथिकेशन हो सकता है। वेयर इन द बोरोवर हैज द पोजेशन, और पोजेशन किसके पास है, बोरोवर के पास है। तो आंसर क्या हो गया, हाइपोथिकेशन। पूरा नहीं भी पढ़ा तो आपको पता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाइपोथिकेशन हैज बीन डिफाइंड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। तो हमने ये देखा था जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है इसमें मॉर्टगेज डिफाइंड है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में प्लेज डिफाइंड है, सरफेसी एक्ट में हाइपोथिकेशन डिफाइंड है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन द बोरोअर इज अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। जो बोरोअर है वो एक कंपनी है रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट, the charge by way of hypothecation must be registered within a period of dash days of its creation। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, जहां पे बोरोवर जो है वो एक कंपनी है,
उसे कितने दिन के अंदर अंदर ये जो हाइपोथिकेशन के थ्रू चार्ज क्रिएट किया है इसको रजिस्टर करवाना पड़ता है। तो इसका ये हमने भी अभी हमने पढ़ा है ये, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए या कोई भी आपका सजेशन है, यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन दिस नंबर और दिस email ID. So that's it for today. Thank you so much.